नमस्कार, एनजीएन के खास शो शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका जीवन और उसकी सफलताएं विरोधाभास से भरी हुई हैं। सामान्यतः ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक ये दोनों ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी लगभग ना के बराबर है, लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत है उनने इसी पेशे को चुना और इसकी सफलता के झंडे अमेरिका में गाड़े। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो अमेरिका है। 7 साल में $4 बिलियन की एनुअल टर्नओवर की कंपनी खड़ी कर ली। हम उनसे बात करेंगे उनकी सफलता पे, उनके संघर्ष पे और भविष्य के विजन पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीनस लॉजिस्टिक की सीईओ विशाखा शाह से। आपका एनजीएन न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ये आपका सफ़र कैसा था? आपका एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड और फिर ये लॉजिस्टिक का बिजनेस, ये तीनों मैच नहीं होते। मैंने मेरी बेसिक स्कूलिंग वापी से की है। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं बड़ौदा गई थी। फिर मेरे डैडी का इंतकाल हो गया, इसके लिए हम लोग गांधीधाम शिफ्ट हो गए। वहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड से मिली और फ़क्त 19 इयर्स की उम्र में हम लोग ने शादी की। आई वॉज़ 19 और मेरे हस्बैंड 21 इयर्स के थे। उनको अपॉर्चुनिटी मिली यूएस जाने की, तो मैं उनके साथ गई। और फिर 1 महीना यूएस में रहने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ पे अगर सस्टेन करना है तो आपको कमाना बहुत ज़रूरी है। फिर वहाँ पे एक कंपनी में जॉब किया, वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी। वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ ट्रांसपोर्टेशन का और मैंने 9 साल तक उनके साथ काम किया। ट्रांसपोर्टेशन में ही अलग अलग सेक्टर में काम किया। पहले मैं एक ट्रकिंग कंपनी के लिए काम किया, फिर मैंने एक और कंपनी खोली थी फैक्टरिंग, वो फाइनेंस में आता है, और फिर ब्रोकरेज खोला था। फिर हमको हमेशा से इंडिया वापस आना था। हम लोग का ये विज़न ही था, मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का, कि हम वापस इंडिया तो ज़रूर आएंगे, हम हमेशा के लिए यूएस नहीं रहेंगे। फिर हमने सोचा कि चलो अभी इंडिया जाने का सोच ही लिया है तो क्यों ना एक कंपनी अपनी खुद की खोलें ऐसी जो हम इंडिया में भी बैठ के चला सकते हैं। सो 2016 में हमने वीनस लॉजिस्टिक्स खोला। वीनस लॉजिस्टिक्स एक फ्रेट ब्रोकरेज है। इसका मतलब ये है कि जो भी यूएस में मैन्युफैक्चरर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जब उनको ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक्स लगते हैं तो मैं उनको वो प्रोवाइड करती हूँ। मेरे पास 7 से 8 हज़ार ट्रकिंग कंपनीज काम करते हैं और मैं उनको टाइम टू टाइम यूज़ करती हूँ, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। इस तरह से वीनस लॉजिस्टिक्स खुली है 2016 में। हमने 2018 में तय किया कि हम वापस इंडिया आएंगे। तो अभी देखिए, अभी भगवान की कृपा से दिस कंपनी 7 इयर्स ओल्ड और बस ये है वीनस का एक्चुअली सिंपल शॉर्ट स्टोरी। ये वुमेन के लिए ये बिजनेस नहीं है सामान्यतः, जो इंडियन माइंडसेट है, और जितनी दुनिया की मुझे समझ है वहाँ भी महिलाओं का इसमें हिस्सेदारी बहुत कम है। आप इसमें कैसे आए? क्योंकि यदि आपके पास पैसे आ गए थे, आप कोई दूसरा बिजनेस करती। और इंडियंस नॉर्मली यूएसए में होटल है, मोटल है, पेट्रोल पंप्स है, इस इंडस्ट्रीज में है। आपने एक हार्डकोर इंडस्ट्रीज। बिल्कुल, काफ़ी ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी एक्चुअली आता है। बट जैसे मैंने कहा कि मैंने मेरा करियर की शुरुआत ही ट्रांसपोर्टेशन से की और तब मैंने देखा कि इतना ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है कि अगर आप प्रॉपर लॉज से और प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर आप ये काम करते हैं तो इसमें बहुत रिस्पेक्ट है। मैंने कभी भी कुछ भी इतना मेजर नहीं फेस किया कि जब मुझे ऐसा लगे कि नहीं, ये इंडस्ट्री फ़ीमेल के लिए नहीं हो सकती है। सो मुझे ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कुछ आता ही नहीं है अभी। सो मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं मोटेल खोलूँ या तो फिर मैं पेट्रोल पंप करूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से मेरी फक्त 20 इयर्स की उम्र से मैंने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही किया है। सो यस, आई डिड इट। आप बेसिकली राजस्थान से हैं, तो व्यापार तो राजस्थानियों के खून में होता है, और फिर आप गुजरात आए तो वो मिक्स हो गया। लेकिन ये $4 बिलियन की कंपनी बनाना, इसकी सक्सेस स्टोरी क्या है?
देखिए, मैं वो सब बोलते हैं बहुत मेहनत करते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं, सबको स्ट्रगल आती है, बट मैं कुछ ऐसा बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये इंडस्ट्री में एक्चुअली मैंने कभी भी कोई प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम ट्रीट नहीं किया। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई है तो मैंने वो प्रॉब्लम को चेंज करके अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर दिया है। सो अगर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडस्ट्री की यही है कि क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, तो मैंने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी कर दिया कि नहीं, ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर मुझे क्लाइंट मिलेंगे तो कंपनी चलेगी। तो मैंने पूरा मेरा माइंडसेट ही इस तरह से कर दिया कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देर इज़ ऑलवेज़ एन अपॉर्चुनिटी। एंड इसी वजह से, और मैंने अपने आप को बहुत टाइम दिया, मैं कोई रश में नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मुझे मेरा घर चलाना है। आई हैव अ हस्बैंड हु हैज़ ग्रेट पे स्केल, तो ऐसा कभी भी मेरे को प्रेशर नहीं था। और मुझे बहुत फैमिली का सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, तो मुझे वो प्रेशर नहीं था। बट मैंने अपने आप के लिए एक टारगेट सेट किया था कि मैं अपने आप को 3 साल दूंगी, और ये 3 साल में मैं मेक श्योर करूँगी कि एवरी प्रॉब्लम को मैं एक अपॉर्चुनिटी में करूँ। इसलिए ही मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ, बिकॉज जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आती गई वैसे वैसे उसके सल्यूशंस आते गए, सो इट वाज ईजियर। इंडियन ट्रांसपोर्ट बिजनेस और अमेरिकन ट्रांसपोर्ट बिजनेस में बेसिक अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। इंडियन ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा आई थिंक, मैं ज़्यादा तो मैंने नहीं इंटरफियर किया है, बट आई थिंक लॉज और यहाँ पे जो ड्राइवर्स के साथ डील करना थोड़े अनएजुकेटेड होते हैं, और थोड़ा ज़्यादा करप्शन या हर एक काम के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है अपना काम निकलवाने के लिए। यूएस में ऐसा नहीं होता है, यूएस में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मैंने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, एक लीगल टेंडर जाता है उनके पास कि आपको ये लीगल टेंडर, आपको अगर कुछ अग्री हुआ है वो सब कुछ लीगल टेंडर में होगा, मैं साइन करूँगी, वो साइन करेंगे, और इट्स अ डन डील। तो वहाँ पे ये हेरा फेरी नहीं होती है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस ज़्यादा अच्छा है। क्रेडिट आप देख सकते हो कि ये कंपनी ने पिछले 3 साल में उनका परफॉर्मेंस कैसा हुआ है, ज़्यादा एक्सीडेंट्स तो नहीं हुए हैं, ड्राइवर ज़्यादा बीमार तो नहीं पड़ा है, ड्राइवर का फिजिकल स्ट्रेंथ है ड्राइव करने का, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन दिख जाती है। सो इट इज़ मच ईजियर टू टेक राइट डिसीजंस। सो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडियन ट्रांसपोर्ट और यूएस ट्रांसपोर्ट में। अभी आप इंडिया से काम करते हैं, अहमदाबाद से काम करते हैं, जब यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, जब वहाँ रात होती है यहाँ दिन होता है, इन सब के बीच बैलेंस कैसे होता है? हाँ, ये एक थोड़ा सा स्ट्रगल है मेरे लिए। अभी मुझे 5 साल हो गए हैं इंडिया में, एंड मुझे याद नहीं है मैंने अगर 6 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा नींद की हो, क्योंकि मैं रात के 2 बजे तक काम करती हूँ और सुबह 6 बजे उठती हूँ, बिकॉज़ मेरे सन के लिए मुझे उठना पड़ता है, बिकॉज़ ही गो स्कूल। और फिर मैं ट्राई करती हूँ 1 घंटा वापस सोने की, फिर दोपहर को 1 घंटा सोती हूँ, ऐसे करके मेरी नींद की साइकिल कंप्लीट होती है। बट कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। सो नींद में कॉम्प्रोमाइज़ है, बट रेगुलर एक्सरसाइज और योगा हेल्प्स अ लॉट। बट हाँ, ये एक दिक्कत होती है कि शाम को जब सब काम से लौट रहे होते हैं तब मैं काम पे जा रही होती हूँ, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। एक सबसे बड़ा सवाल जो सबसे पूछा जाता है, जब आप सफल हो जाते हैं तो आपकी बड़ी कहानियाँ होती हैं कि हमने ये किया, ना सड़क पे सोए, ना संघर्ष किया, ना ये किया। आपके साथ ईमानदारी ये है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया? मैंने सब कुछ किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो सब नहीं बोलना है, क्योंकि मैंने मेरे लिए किया है। ठीक है, ये सब स्ट्रगल सब कोई करता है, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, हमारे कैमरामैन भी करते हैं, बट ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही करके ही आप आगे बढ़े हो। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मैंने मेरे लिए, अगर मैं 6 घंटा सोती हूँ या 5 घंटा सोती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कमाना है या मुझे मेरे करियर में ज़्यादा करना है, तो इट इज़, मैं किसी के ऊपर फेवर नहीं कर रही हूँ, वो मेरा लुकआउट है। तो मुझे नहीं लगता कि वो लेके मुझे सिंपैथी चाहिए या मुझे ऐसा चाहिए कि वो बेचारी ने बहुत स्ट्रगल किया है। आई डोंट वांट दैट। स्ट्रगल तो बहुत हुए हैं, पैसों की भी बहुत दिक्कत आई है, बहुत बहुत हुए हैं, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगी कि
सब कुछ वर्थ इट है, इसलिए मुझे वो छोटे छोटे स्ट्रगल नहीं याद करने। ये एक पॉजिटिव नोट है कि संघर्ष सब करता है, वो अपने लिए करता है, कोई एहसान वाली बात किसी पे है नहीं, तो वो दयावान बनने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा भी नहीं है, ज़रा भी नहीं है। मुझे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि आप इंडियन हो और आप यंग हो, आप फीमेल हो, तो आपको बहुत ज़्यादा रेसिज्म मिला होगा यूएस में। मिला है, बिल्कुल मिला है। जब मैं क्लाइंट के पास जाती थी कि मुझे आप अपने बिज़नेस दीजिए, तब मुझे काफ़ी बार जो भी हमारे अमेरिकन होते हैं उन्होंने मुझे काफ़ी लुक्स दिए हैं, काफ़ी कुछ ऐसी बातें हुई हैं, बट उससे ज़्यादा मुझे लोगों ने सपोर्ट किया है। उससे ज़्यादा जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, माई ऑल क्लाइंट्स आर अमेरिकन क्लाइंट्स, तो मैं पॉजिटिव क्यों ना देखूं? अगर मुझे 10 लोगों ने सपोर्ट किया और 2 लोगों ने अगर मुझे नहीं सपोर्ट किया, तो मैं वो 2 लोगों की क्यों बातें करूं? सो मुझे मोस्टली एवरीबडी, सब ने बहुत एक के बाद स्टेप फॉरवर्ड करके उन्होंने मुझे हेल्प की है, एंड दैट्स व्हाई आई एम ओवर हियर। बट हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे ऐसे पूछने में आया है कि क्यों आप इंडिया नहीं चले जाते हो? आप वहाँ के हो, आप यहाँ के नहीं हो, हम क्यों एक अमेरिकन को बिज़नेस ना दें, आपको क्यों दें? तो उनको भी काफ़ी बार मैंने सिर्फ इतना बोला है कि आप एक बार चांस दीजिए, ठीक है? अगर आपको हमारे काम से नहीं खुशी मिलती है तो आप पैसा भी मत देना, बट चांस तो दीजिए। अगर आप मेरे जगह पे होते, और आई एम डीलिंग विथ ऑल, मैं उनसे डील कर रही हूँ जो इंडस्ट्री में 25-30 साल से बैठे हुए हैं, जैसे कोको कोला हो गया, अमेज़ॉन हो गया, एनहाइज़र बुश हो गया, तो वो सब बड़े खिलाड़ी हैं, वो सब कुछ खा पी के बैठे हैं, तो उनको मैं कुछ नया नहीं दे रही हूँ, बट वो मेरा टेस्ट कर रहे हैं कि मैं ये चीज़ को कैसे ले रही हूँ। काफ़ी बार कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा होता है कि 200 लोगों में या 300 लोगों में मैं सिर्फ अकेली एक इंडियन होती हूँ, अकेली एक फ़ीमेल इंडियन होती हूँ, जो वहाँ पे बैठ के वेट कर रही होती हूँ कि मुझे कौन बिज़नेस देगा। काफ़ी बार सामने से जाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सामने से जाती हूँ, और काफ़ी, जैसे नेस्ले हैं, नेस्ले के जो ओनर हैं, उनके साथ मैंने डायरेक्ट बात की थी, तब वो मेरे पे एक्चुअली हंस पड़े थे कि आप बच्चे हो, आप नहीं हैंडल कर पाओगे हमारा। उन्होंने अभी तक मुझे बिज़नेस नहीं दिया है, बट उन्होंने कहा है कि आप मुझे कांस्टेंट रीच आउट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना आपका फॉलोअप है, एक दिन दूंगा। अब वो बात को 2 साल हो गए हैं, बट मैंने उनको ईमेल करना अभी तक छोड़ा नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, बट जैसे मैंने कहा कि आप या तो संघर्ष लेके बैठ सकते हो, या तो फिर आप उनको कांस्टेंट फॉलोअप कर सकते हो। काफ़ी मेरे क्लाइंट्स ने मुझे ये भी कहा था कि आप क्यों नहीं अपना छोड़ दो, आप वीनस छोड़ दो और आप मेरे साथ आके काम करो। काफ़ी ये भी अपॉर्चुनिटी आई थी, बट मैंने उनको ये कहा था कि ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन कि आपको मुझे जॉब देनी है, मुझे आप सिर्फ अपना 1/4 ऑफ बिज़नेस ट्राई कीजिए, अगर मैं वो नहीं कर पाई तो मैं आपके वहाँ पे नौकरी कर दूँगी। और आज वो मेरे सबसे बिगेस्ट क्लाइंट है। डील मारवाड़ी पना काम आया। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर आ रहे हैं, मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आप सही हो, आप मुझे रिजेक्ट करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट एक बार काम देख लो। लेकिन अभी तो अमेरिकन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मंदी में है, उससे कितना इफेक्ट पड़ता है, उसके बेसिक कारण क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है वो संघर्ष में है, क्योंकि कोविड पे जाम थे, तमाम चीज़ें, वो जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। हाँ, ये साल थोड़ा टफ़ है, सबके लिए टफ़ है। और क्या हो रहा है, जैसे कि जो भी मिड स्केल ब्रोकर्स हैं, जैसे मैं मिड स्केल में आती हूँ, या स्मॉल ब्रोकर्स है, काफ़ी सारे ब्रोकरेज बंद भी हो चुके हैं, बट इसमें ही आपकी लॉयल्टी, आपकी ट्रांसपेरेंसी काम आती है। मेरे कस्टमर्स जो बंधे हुए हैं, जिनको पता ही है कि मुझे इनको इतने लोड्स देने हैं, वो अभी भी मेरे साथ हैं। ठीक है, उनका शायद 20 लोड्स में से उनके लोड्स कम हो गए होंगे, 15 हो गए होंगे, 16 हो गए होंगे, बट मेरे कस्टमर्स नहीं छूटे हैं। लोड की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है। वीनस लॉजिस्टिक का मोनोपोली क्या है, इसका विजन क्या है? विजन ये है कि मुझे इसको 100 करोड़ की कंपनी बनानी है। दैट इज़ द बिगेस्ट गोल। और वो मुझे डॉलर या इंडियन करेंसी, क्योंकि वो तो क्रॉस हो गया।
नहीं नहीं, 100 करोड़ रुपीस करना है। अभी हम 25 करोड़ पे आए हैं। 100 करोड़ पे करना है, और वो मेरा गिफ्ट होगा मेरे लिए जब मैं 40 इयर्स की होंगी। अभी आई एम 37। तो 3 साल का मेरा ये विजन है कि मुझे वीनस को 100 करोड़ की कंपनी बनानी है। आप बिजनेस के अलावा क्या करते हैं? बिज़नेस के अलावा मैं, मेरा फुल कंसंट्रेशन मेरे सन पे है। ही इज़ ग्रोइंग, वो 7th ग्रेड में है, तो उसको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है मेरा। आई हैव अ फैमिली। मैं काफ़ी सोशली इन्वॉल्व हूँ, काफ़ी चैरिटी प्रोग्राम्स में, तो मेरा वो चलता है। फिर मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स में भी इन्वॉल्व हूँ, सो मेरे वो सारा भी चलता है। सो फैमिली, सोशल, इट्स जस्ट टू मच, तो वो सब बैलेंस करके ही चलते हैं। आपका ब्यूटी कॉन्टेस्ट से भी नाता है? हाँ, वो मेरा एक फेस था कि मुझे बहुत फैसिनेट करता था ये सारी लाइंस, मॉडलिंग एंड वो सब लड़कियों का आई थिंक होता है कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, मुझे मॉडलिंग होना है। तो मेरे को भी था, और मैंने 3-4 वहाँ पे कंपटीशन थी, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। मिसेस में ऑफ कोर्स आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली, तो मिसेस में किया था, और हाँ 1-2 जीती भी थी। तो आई वाज लाइक मिसेस न्यू जर्सी ऐसा। मतलब अमेरिका में जाके आपने बिजनेस ही नहीं किया, ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते हैं? बिल्कुल, मैंने डांस भी किया है वहाँ पे। मैंने टेरेंस लुइस का एक कोर्स भी किया है। मैं बहुत सारे जगह पे वहाँ पे भी एक्टिव थी एज अ सोशली। मैंने ऑटिज़म बच्चों के लिए भी बहुत सारा काम किया है। सो हाँ, मुझे एक चीज़ है जो मैं सबको, दर्शकों को कहना चाहूँगी कि मैं फ्री नहीं बैठ सकती। मेरा वो डर है कि अगर मैं फ्री हो गई तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने मेरे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग मनी, यू आर वेस्टिंग लाइफ एंड यू आर वेस्टिंग एवरीथिंग, सो डोंट वेस्ट टाइम। बिजनेस है, सोशल लाइफ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तमाम चीज़ें हैं। इन सब के बीच आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो? एक सेल्फ लाइफ होती है, आज 2 घंटा सोना है, नहीं उठना है। बिल्कुल, वो भी मैं बहुत करती हूँ। मोस्टली वीकेंड्स पे हो जाता है। मेरी पूरी फैमिली को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, सो हम लोग ट्वाइस इन अ ईयर हम लोग का बाहर कंट्रीज़ में होता ही है ट्रैवल। हम लोग विद इन इंडिया भी बहुत घूमते हैं। सो जब हम ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ माई ब्रेनलेस टाइम। तब मैं ना ही कुछ सोचती हूँ, ना ही मैं कुछ प्लान करती हूँ, सब कुछ मेरे हस्बैंड प्लान करते हैं, एंड ही डज़ एवरीथिंग। और येस, दैट इज़ माई रिलैक्सेशन टाइम फॉर मी। महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि आपका एक अपना संघर्ष है, एक अपनी लाइफ है, और सबका जो सक्सेस है उसका संघर्ष है, जो संघर्ष नहीं है उसमें सक्सेस भी। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो कंप्लेन है महिलाओं से, मैं पहले कंप्लेन करूँगी और फिर मैं उनकी तारीफ़ करूँगी। मेरी कंप्लेन ये है कि आजकल सबको सब चीज़ें बहुत फास्ट चाहिए और बहुत जल्दी पेशेंस लूज़ कर देते हैं। अगर आपने कोई बिज़नेस खड़ा किया है तो लोगों को ऐसा चाहिए कि आज बिज़नेस खड़ा किया तो 1 महीने में मुझे प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन आता है, इसलिए लोग जल्दी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और स्पेशली एक महिला के लिए जब वो पूरा फैमिली को लेके चल रही होती है, तो आई अंडरस्टैंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट मुझे ऐसा है कि आप लोग गिव अप ना करो, पेशेंस रखो और अपने आप को भरपूर टाइम दो। कि भाई आप एक टारगेट सेट करो कि मैंने अगर बिज़नेस स्टार्ट किया या आपने कुछ भी एक्टिविटी स्टार्ट की है, कि मैं अपने आप को 2 साल दूंगी, 2 साल तक आई विल ट्राई टू सक्सीड। दूसरी मेरी ये है कंप्लेन कि अपने आप को हर जगह पे विक्टिम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, हाँ सिंपैथी चाहिए होती है, थोड़ा ज़्यादा विक्टिम का हो गया है कि मैं फ़ीमेल हूँ इसके लिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। सी आई एम नॉट ऑब्जेक्टिफाइंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ इक्वल। ठीक है, कुछ हमारी मर्यादा होती है, वो हमको करनी ही पड़ेगी, वी आर इन इंडिया। सो कुछ वो चीज़ों को फाइट करने की, उसमें टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी करियर बन सकता है, मैंने बनाया है।
जितनी भी आप सक्सेसफुल लेडीज़ को लोगे, एवरीबडी हैज़ मेंटेन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। मैं हर बार ये बोलूँगी कि एवरी डे आप हर चीज़ में नहीं जीत सकते हो। आज मैं अगर प्रोफेशनल में इफ़ आई एम विनर, मैं शायद आई एम नॉट अ गुड वाइफ, ठीक है, आई एम नॉट अ गुड मदर आज के लिए, बट कल शायद मैं थोड़ा काम कम कर लूँगी और मैं मेरे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूँगी तो आई विल बी अ गुड मदर। सो एवरी डे वो प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको हर जगह यू वांट टू बी सक्सेसफुल। नहीं, एक लेवल पे अगर एक चीज़ आपसे कम हो जाती है तो इट इज़ ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप फैमिली तो नहीं छोड़ोगे, आप बच्चों को तो नहीं छोड़ोगे, आप छोड़ोगे क्या, करियर, क्योंकि वो आपके लिए एक ऑप्शन जैसा हो जाता है। सो मैं ऐसा बोलना चाहूँगी सबको कि करियर फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट सीरियसली, डू नॉट मेक इट एज ए ऑप्शन, और विक्टिमाइज ना हो के हर एक चीज़ को अच्छे से संभाल के आगे बढ़ो। जितना खुद को एजुकेट कर सकते हो, जितनी लोगों से हेल्प मांग सकते हो लो, और फिर आगे बढ़ो। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत दुनिया में बहुत सक्सेस है, सबके लिए इनफ है। कोई सक्सेसफुल हो रहा है, आप नहीं हो रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कुछ छीना जा रहा है। भगवान ने बहुत ये चीज़ दी है, सो बी रिलैक्स्ड। किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हो आप, यू आर डूइंग कंपटीशन विथ योर सेल्फ। सो आप वो प्रेशर लेके मत चलो अपने लाइफ में। सो दिस इज़ वन कंप्लेन आई हैव। और प्रेज में ये करना चाहूँगी कि देखिए, हम लोग एक नारी हैं, ठीक है, नारी में आ गए दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, आप कोई भी भगवान को लो, कोई भी हम माता की बात करें, सब में एक पावरफुल शक्ति है। तो हमको एक्सटर्नल शक्ति की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी हम इनबिल्ड ही उससे हैं, हम पैदा ही वो सारी शक्तियों के साथ हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा चाहते हैं कि मेरा पति मुझे पहले सपोर्ट करे, मेरे माँ बाप सपोर्ट करें, मेरा बच्चा सपोर्ट करे, उसके बाद ही मैं कर पाऊँगी। ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ ओके, यू कैन नॉट स्टॉप। आप रुक नहीं सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। तो आपको ये मोटिवेशन, आपको ये हिम्मत आपके अंदर से ही लानी पड़ेगी, डजेंट मैटर व्हाट। सो दिस इज़ माई मैसेज फॉर ऑल ऑफ देम। आप इंडिया में भी रही, अमेरिका में भी रही, गांव भी देखा, शहर भी देखा। इंडियन वुमेन माइंडसेट और अमेरिकन वुमेन माइंडसेट में बेसिक क्या अंतर है? काफ़ी अंतर है। अमेरिकन वुमेन, उनको वो बोल्ड डिसीजन बहुत इजीली ले सकते हैं, और वो जनरेशन्स का इतना नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने भी उनके साथ ऐसा किया होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि इट इज़ ईजी। जैसे अगर उनको 9 to 5 के जॉब में जाना है तो वो अपने बच्चे को डे केयर में 9 to 5 जॉब में रख सकते हैं, उनको कोई भी वहाँ पे सवाल नहीं करेगा। मैंने खुद ने मेरे बच्चे को 9 to 5 में, जब वो 13 महीने का था तब से मैंने उसको रखा है, क्योंकि यूएस में यही सिस्टम है, कल्चर है। बट आप इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आप न्यूली माँ को बोलोगे कि आप, मैंने 1 महीने, मेरा जब बेटा पैदा हुआ था मैंने 1 महीने के बाद ही जॉब स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो करना भी चाहें तो भी हमारे जो आसपास के लोग हैं वो उनको करने ही नहीं देंगे। हमारे यहाँ तो मैटरनिटी लीव ही 3 महीने की होती है, लीगली मिले कि नहीं मिले। यस, वो भी होती है। प्लस अगर वो चाहे भी, अगर वो इसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत भी हो तो उसको बहुत टैगलाइंस आ जाती है कि अच्छी मॉम नहीं है, करियर इंपॉर्टेंट है, ये है। तो वो सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर अ लेडी टू कम अप विद ऑल दिस थिंग्स। यस, इवन शादी का भी ऐसा ही है। सपोज़ अगर कोई बैचलर है और उसका बहुत अच्छा करियर चल रहा है, बट अगर उसके जो फियांसे हैं या जो भी हस्बैंड होने वाले हैं, अगर वो कहीं और सिटी में हैं तो उसको बोला जाएगा कि तू, तेरी जहाँ पे भी जॉब है वो छोड़ दे, शादी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने इंडिया में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है समझाने में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी चीज़ चेंज हो रही है, माँ बाप भी समझ रहे हैं, फैमिली भी समझ रही है। अभी जितना सपोर्ट सबको मिल रहा है वो पिछले 15 साल में नहीं था। अभी मैं जब इंडिया वापस आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि अगर आज बहू काम पे जा रही है तो सास उनके बेटे को भी देख रही है, घर बार भी देख रही है और अपनी बहू को भी सपोर्ट कर रही है। सो ये चेंज हमारे वहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे, विच इज़ वेरी गुड। आपकी कंपनी अमेरिकन बेस्ड है। अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सपोर्ट, क्योंकि बिना बैंकिंग सपोर्ट के तो कंपनी खड़ी ही नहीं हो सकती। इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सपोर्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेशन, गवर्नमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग टू ऑल।
आई थिंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज़ रियली वेरी ऑर्गेनाइज्ड। जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया यहाँ पे। यूएस का भी जो बैंकिंग सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो गुड। और जैसे मेरा वीनस लॉजिस्टिक्स करके जो कंपनी है दैट इज़ बेस्ड इन यूएस, सो मेरा पूरा बैंकिंग इज़ डन विद इन देयर। मेरे वहाँ पे 2 सेल्स के बंदे हैं जो सारा टेक केयर करते हैं। मैंने एक इंडियन कंपनी भी खोली है, वीनस वन हॉलिंग करके। सो वीनस वन हॉलिंग इज़ अ सिस्टर कंपनी फॉर वीनस लॉजिस्टिक्स। उस हिसाब से हमने दोनों कंपनी को मर्ज किया है। बट जैसे टैक्सेशन की बात करें तो हाँ बिल्कुल, अगर प्रॉफिट होता है तो पैसा तो टैक्स को देना ही पड़ेगा। बट हाँ, इंडिया में टैक्सेशन इज़ लिटिल हायर देन यूएस। बट जैसे कि ये यूएस का बिज़नेस है तो इट इज़ वेरी ब्लैक एंड वाइट। वहाँ पे आप ज़्यादा कुछ यू कांट प्ले विथ इट। अगर आपने कमाया है तो आपको टैक्स देना ही है, एंड इट इज़ क्लियर। तो क्योंकि वो सब दिख जाता है, हमारे जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उस पर सब पता चल जाता है कि ये इतना प्रॉफिट हुआ है तो आपको टैक्स इतना पे करना ही है। सो दैट वे यूएस इज़ लिटिल मोर स्ट्रिक्ट देन इंडिया। 20 साल आगे का आपका विजन क्या है? 100 करोड़ तो आप 3 साल में कर लोगे, उसके आगे 70 साल क्या करेंगे? देखिए, मेरी तो बहुत इच्छा है और मैं सबको ये बोलती हूँ कि मुझे वीनस लॉजिस्टिक्स में 100 साल काम करना है, ठीक है। तो मैं जब तक जितने भी साल जीऊँगी, मैं एवरीडे ऑफिस आऊँगी और मैं एवरीडे काम करूँगी। ये अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं आई थिंक माई लाइफ इज़ क्या बोलते हैं उसको, कामयाब लाइफ। तब मैं अपने आप को मानूंगी कि मैं एंड तक मैंने कंपनी में काम किया है। और मैंने हमेशा ऐसा नहीं सोचा है कि वीनस मेरी कंपनी है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि वीनस के लिए मैं काम करती हूँ। तो अगर मैं लेट आती हूँ या मैं जल्दी चली जाती हूँ या मैं कभी काम में लेज़ी होती हूँ तो मैं आंसर करती हूँ कंपनी को कि सॉरी, मेरी लापरवाही की वजह से ये कंपनी को थोड़ा लॉस हो रहा है। सो आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड माई सेल्फ एज अ एम्प्लॉय ऑफ वीनस लॉजिस्टिक्स। मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि ओ मैं मालकिन हूँ, मैं कभी भी आऊँगी, मैं कभी भी जाऊँगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है कंपनी को लेके। 20 इयर्स का तो पता नहीं, बट हाँ, मैं इंडिया में स्पेशली अहमदाबाद में मैं चाहूँगी कि मैं एक एनजीओ खोलूँ। और वो एनजीओ कौन से सेक्टर में करना चाहूँगी, तो मैं यूथ के लिए करना चाहूँगी, जिसमें जो अपने आज के टीनेजर्स हैं, जो 12 इयर्स टू 16 इयर्स का जो एज है, जब उनका फाउंडेशन बन रहा होता है, तब आई थिंक दे नीड लॉट ऑफ गाइडेंस कि वो सही जगह पे जाएं, सही दिशा से सोचें। तो मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। उसके बाद मुझे बहुत ट्रैवल करना है। वीनस को लेके तो मैंने सिर्फ 100 करोड़ का ही सोचा है और ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। बट इन फ्यूचर मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी एक्सप्लोर करना चाहूँगी। एक आखिरी सवाल इस इंटरव्यू को एंड पॉइंट पे ले जाने के लिए, ये तमाम सफ़र जो रहा आपका, उसमें आपको बहुत सारे सहयोगी मिले होंगे, बहुत सारे साथी मिले होंगे, बहुत सारे चैलेंजेज हुए होंगे, बहुत बातचीत हुआ होगा, तमाम चीज़ें होती हैं और सबके साथ होती हैं। कभी ऐसा लगा कि ये डिसीजन नहीं लिया होता तो अच्छा? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं लगा है। मैंने कहा कि कोई भी चीज़ का रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर रिग्रेट करूँगी तो जहाँ पे हूँ वहाँ पे हो ही नहीं सकती थी। मैंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले लिए हैं। और जैसे आपको डिसीजन ले लेना होता है, करेक्ट है तो ठीक है, गलत है तो उसको आप सुधार सकते हो, बट आप रिग्रेट नहीं कर सकते। वो रिग्रेशन में मैं मानती ही नहीं हूँ। आई डोंट बिलीव इन इट। इस पूरे इंटरव्यू में एक पार्ट बचा है जो हमारे और हनीफ भाई के लिए पॉजिटिव है कि विशाखा पहले न्यूज एंकर थे। तो यदि मीडिया से हताशा है आपको तो आप 100 करोड़ की कंपनी खोल सकते हैं। बिल्कुल। और इनको पहले न्यूज़ शो का 500 रुपया मिला था, तो अपनी कंपनी की सैलरी पे शिकायत करने की भी जगह। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरी फ़र्स्ट नौकरी मैंने बॉम्बे की थी शादी के बाद। वहाँ पे मैं एक टॉवल शॉप में काम करती थी। मैंने 3-4 नौकरियाँ की थी और मैं कहीं पे भी सेट नहीं हो सकी। बहुत छोटी थी, इतना प्रोफेशनलिज्म आता नहीं था, बहुत ज़्यादा लेज़ी थी। सबसे छोटी हूँ घर पे, तो बहुत पैम्पर किया था मम्मी डैडी ने। तो मेरी जो पहला पगार था वो मुझे एवरीडे का 100 रुपीज़ देते थे।
बट मैंने पहले ही महीने में कुछ 15 छुट्टियां मारी थी। 2 दिन जाती थी, 1 दिन नहीं जाती थी। और तब मेरे को उन्होंने 1700 रुपये दिए थे, बिकॉज़ मैं टाइम पे गई नहीं थी। तो मैंने धीरे 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 करके ये सीखा कि टाइम पे ऑफिस जाना होता है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी। जब भी कुछ प्रॉब्लम आया, जैसे ये टॉवल शॉप में जब थी मैं, तब आई वॉज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। तो 9 से 1 वो मुझे कंप्यूटर करवाते थे, और 2 बजे से वो मुझे बोलते थे अभी आपको टॉवल और बेडशीट बेचना है। तो वो भी किया हुआ है, सेल्समैन बन जाती थी। हाँ जी बिल्कुल, तो वो करती थी। तब लगता था ठीक है चलो जॉब है कर लेते हैं। फिर वहाँ से निकाल दिया शायद उन्होंने मेरे को, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। फिर मैंने कॉल सेंटर में काम किया। कॉल सेंटर में भी पहले पता है वो कौन से सिम कार्ड्स आते थे, हच के, आई थिंक बॉम्बे में थे हम लोग। तो वो सिम कार्ड बेचने जाना पड़ता था सोसाइटी टू सोसाइटी। तो तब सेल्समैन सीखा, तभी वो कैसे बेचते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं बॉम्बे जैसे शहर में। सेल्स का एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब होता है, लोग आपके फेस पे नॉक कर। हाँ, चौकीदार ऊपर जाने नहीं देता है। बट वो वाला जो एक्सपीरियंस है, जब मैं यूएस में, जब हमने वीनस लॉजिस्टिक्स खोला और जब मैं वेयर हाउस में गई, क्योंकि तब भी मुझे अपनी कंपनी को बेचना था, तो मैं जब वेयर हाउस में जाती थी तब मैं कैसे वेयर हाउस से उसके सीईओ को कैसे मिलती थी, ये वाला एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पे काम आया। सो धीरे धीरे करके फिर वो मार्केटिंग सीखा, और वहाँ पे भी कुछ पगार कुछ 2-3 हज़ार रुपये ही था महीने का। और फिर हम लोग यूएस गए और यूएस में ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ काम किया। तो ऐसा नहीं है, सब लोग अपनी सक्सेस की स्टोरी बताते हैं, बट ये सारे इतने सारे अगर मुझसे आप पूछोगे तो मेरे फेलियर्स ज़्यादा हैं, सक्सेस कम है। फेलियर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फेलियर आपको निराश कर देते हैं, अकेला कर देते हैं। और यदि किसी सफलता की कहानी आपके पास है तो आपको एक मोटिवेशन आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो काफ़ी रीड करती हूँ, मैंने बहुत सारी मोटिवेशन बुक्स और ये सब रीड किया हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं ये किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये अपने लिए कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ का पर्पस सिर्फ इस दुनिया में आके खाना पीना, बाहर घूमना, फ़ोटो खिंचाना, ये नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई काम में अच्छी हूँ और मेरे काम से अगर मैं 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती हूँ, अगर उनका घर चल सकता है, और मेरे जैसे ड्राइवर्स हैं, मेरे ऑलमोस्ट 100 से 200 ड्राइवर्स होते हैं एवरी मंथ, जिनका पे स्केल मेरे कंपनी की वजह से चलता है। तो वो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमने कहीं पे एम्प्लॉयमेंट दी है। सो दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट कि अगर आपके टैलेंट या आपके कुछ मेहनत की वजह से किसी का घर चल रहा है तो क्यों ना आप वो करो। अमेरिका में एक बड़ी संख्या में इंडियन सोसाइटी है, वो एक जितना मुझे समझ है वो एक स्ट्रगल फेस में होती है। उनमें कुछ सक्सेस निकलते हैं, बाकी ज़्यादातर स्ट्रगल फेस में होते हैं। आपको वो फेस मिला? बिल्कुल बिल्कुल मिला। हम जब यूएस गए थे तब हम लोग बेसमेंट में रहे थे 3 साल तक, और वो बेसमेंट में ऐसा था कि वहाँ पे खिड़की भी नहीं थी। तो अगर बाहर स्नो हो रहा है तो भी हमको पता नहीं चलता था 1-1 2-2 दिन तक, जब तक आप बाहर ना निकलो। हम 1-1 2-2 डॉलर बचाने के लिए बहुत माइल्स चलते थे। तो वो जैसे मैंने कहा, जो स्ट्रगल करनी है रेगुलर लाइफ में वो तो हुई ही है। बट तब क्या था ना, तब स्ट्रगल नहीं लगती थी। अगर अब मैं सोचूं तब मुझे लगता था कि मैं कैसे 5 बजे उठ के 6 बजे की बस पकड़ के 7 बजे ऑफिस पहुंच जाती थी। अब लगता है कि वो स्ट्रगल था। पर जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तब आपको लगता है कि यही आपको करना है। अगर आपको ऑफिस पहुंचना है तो आपको 2 ट्रेन चेंज करके ही पहुंचना पड़ेगा। विंटर हो रहा है, स्नो हो रहा है, गर्मी हो रहा है, आपके पास चॉइस ही नहीं है। जब इंसान के पास चॉइस कम होती है ना, तो वो हर एक काम कर सकता है। जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं ना कि नहीं चलो ये जॉब नहीं तो दूसरी जॉब कर लेंगे, चलो ये नहीं तो मम्मी पापा पैसे भेज देंगे, चलो ये नहीं तो पति सपोर्ट कर लेगा, तब आप आलसी बन जाते हो। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको ही करना है, तो यू विल डू इट। मीडिया का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अरे मैं बहुत छोटी थी, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। मैं जस्ट एक कम्युनिटी में गई थी, और वहाँ पे एक कोई कुकरी शो था, और उनकी एंकर आई नहीं थी।
और मैं वहाँ पे बैठी थी, तो मैं मेरी मॉम से बात कर रही थी, तो उन्होंने मिस्टर नीलेश जोशी ने देखा और उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए छोटा सा ये कर लोगे इनका, हाँ। तो अभी 9th स्टैंडर्ड में थे, हाँ कर लेंगे करके, तो तब 15-20 मिनट का किया। और फिर उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ सैटरडे को आके मुझे एक स्टूडियो में मिलिए, मेरा एक स्टूडियो है। मैंने बोला ठीक है फ़ाइन। फिर मैं और मेरी मॉम गए थे। उन्होंने बोला कि मैं अभी एक चैनल खोल रहा हूँ, वापी लोकल न्यूज़ करके था, और उन्होंने बोला आप करोगे। सो आई वॉज जस्ट इन 9th स्टैंडर्ड, और तब वो इंग्लिश न्यूज़ चैनल खोल रहे थे, विच वॉज अ बिग थिंग। वापी छोटा टाउन है, वापी में इंग्लिश चैनल खोलना, हाँ, इट्स टफ, उतने व्यूअर्स भी होने चाहिए। उतना ही मुश्किल है जैसे अहमदाबाद में तमिल चैनल। हाँ एग्जैक्टली। और तब ऐसे ही फ़न में किया, बट बहुत मज़ा आया। 2 साल तक मैंने किया वो, और 500 रुपीज़ हर एक चीज़ का मिलता था, तो और एक्साइटमेंट होता था। 4-4 5-5 घंटे बैठते थे हम सैटरडे को, और इट वाज लॉट ऑफ फन। तो तब से ही मुझे ये थोड़ा मॉडलिंग का और ये सब न्यूज़ का, ये सब का थोड़ा क्रेज़ था, इसलिए मैंने वो मॉडलिंग का शौक़ भी यूएस में पूरा कर दिया। ये कैमरे की लगाव जो है वो वहाँ से पैदा हुआ था। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि कैमरा शाय होते हैं और उनको डर लगता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है। आई एम प्रीटी ओके विद इट। तो आपने देखा विशाखा की अपनी एक कहानी है। संघर्ष को वो छिपा जाते हैं मुस्कुरा के, और सफलता को ढोल बजा के गा लेते हैं। यही ज़िंदगी है। आप भी इसी तरह मुस्कुराइए। ज़िंदगी में बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। ज़िंदगी आपकी है, लक्ष्य आप बनाइए, हासिल भी आपको करना है। आपने एनजीएन न्यूज़ से बात की, उसके लिए थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। आप लोग ने अपना टाइम निकाल के आप स्पेशली आए। और प्लीज़ मेरा एक और नोट होगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगी चैनल को। अगर कोई भी महिला को किसी भी तरह की एडवाइस की हेल्प चाहिए हो उनके बिजनेस के लिए, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। आई विल ट्राई टू डू एज मच एज आई कैन। थैंक यू सो मच। तो आप अपना मेल आईडी भी बोल दीजिए। श्योर, इट इज़ VR Shah SH8585@gmail.com। सो आप प्लीज़ मुझे उस पर ईमेल करिए, और जितना भी मेरे से बन सकेगा उतना मैं आप लोग को हेल्प करूँगी। ये हमारा अंतिम कंक्लूजन मोड होता है कि ऐसो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। यदि आप कोई हमारे मेहमान से सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम उनसे अगली बार मिलें तो आपके सवालों के साथ मिलें। लेकिन यह भूमिका पहले ख़त्म हो गई है, इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यह शो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। नमस्कार।